नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर शाम तक में आज हम आपके साथ हाजिर हैं। तो जाहिर है राजनीति की ही बात आजकल चल रही है। विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में। उससे पहले जो चुनाव सबसे नज़दीक हैं वो है निकाय चुनाव। और निकाय चुनाव को लेकर भी पूरे उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है। यानी कि जिन छोटे शहरों में, नगर पंचायतों में और महानगरों में चुनाव होने हैं, वहाँ पर दौड़ भाग शुरू हो गई है। सेटिंग गेटिंग शुरू हो गई है। मतलब कोटद्वार की बात करेंगे हम ज़्यादा। और कोटद्वार को लेकर एक खबर और है। कोटद्वार में आजकल एक अभियान चलाया है पुलिस ने। हो सकता है देहरादून या अन्य जगहों में भी चल रहा होगा कि अगर नाबालिग कोई टू व्हीलर चलाते हुए पकड़ा गया, यानी कोई स्कूटी बाइक अगर नाबालिग चला रहा है, उनके खिलाफ अभियान छेड़ रखा है ट्रैफिक पुलिस ने। तो कल कोटद्वार में 18 ऐसे नाबालिगों के चालान हो गए जिनसे 4.5 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। तो अगर आपके घर में कोई नाबालिग है और वो स्कूल ले जाता है स्कूटी या बाइक, या शाम को ट्यूशन के बहाने, बर्थडे के बहाने टू व्हीलर लेके जाता है, तो आप सावधान रहिए। क्योंकि चालान की जो रकम है 25,000 रुपये, वो अभिभावकों को ही देनी पड़ेगी। कल कोटद्वार में 18 चालान हुए, यानी कि 4.5 लाख रुपये का अब जुर्माना वसूला जाएगा उन अभिभावकों से जिनके बच्चे नादान हैं, मतलब जो नाबालिग है वो टू व्हीलर चला रहे हैं। अभियान अच्छा है। और कभी कभी बहुत इमरजेंसी होती है, लेकिन फिर भी नाबालिगों को टू व्हीलर देना अभी सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि लोग इसकी गंभीरता को समझेंगे और इससे बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं और दुर्घटनाएं होने की भी आशंका रहती है। और बच्चों के स्कूल से कहीं इधर उधर जाने की, ट्यूशन के बहाने से कहीं इधर उधर चले जाने की बहुत तरह की संभावनाएं रहती हैं। अब इसके खिलाफ सरकार ने अभियान छेड़ा हुआ है, तो बढ़िया है। और बच्चों को साइकिलिंग करनी चाहिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए अब ये अभियान है, तो आप इससे सावधान रहें। नाबालिग बच्चों को बिल्कुल भी टू व्हीलर न दें। आगे बात करेंगे कोटद्वार में राजनीति की, क्योंकि आजकल राजनीति की ही चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर अटकलें, कयासबाजी धीरे धीरे थोड़ा कम हो रही है। और चूँकि ऐसा कुछ लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं बहुत ज़्यादा मतलब बहस करने के मूड में नहीं रहते, और आमतौर पर कभी कभी बात हो जाती है। लेकिन फिलहाल अब 4 जून को जब फैसला आएगा तो मालूम चल जाएगा कि कौन जीता, कितने वोट से जीता। और इस समय गणेश गोदियाल जरूर पूरे उत्तराखंड का भ्रमण कर रहे हैं, और उत्तराखंड में अब उन्होंने एक अच्छी छवि बना ली है। मतलब और इतना तो जरूर है कि कांग्रेस में इस समय वो सबसे बड़े नेताओं में शुमार है। अब हम बात करेंगे कोटद्वार की राजनीति की, निकाय चुनाव के मद्देनजर। तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरह एक विधायक को चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ती है कोटद्वार विधानसभा में, मेयर का जो प्रत्याशी होगा उसको भी पूरी विधानसभा कवर करनी होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितना जोर एक विधायक के चुनाव में लगाया जाना है उतना ही मेयर के चुनाव में लगाया जाएगा। और फ़र्क क्या है आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी स्तर से भी काफ़ी मदद हो जाती है। बड़े बड़े प्रचारक भी आते हैं और कुछ पार्टी का संसाधन भी इस्तेमाल होता है। पार्टी का झंडा बैनर भी होता है। और पार्टी में चूँकि नई सरकार बननी होती है, मुख्यमंत्री बनना होता है, तो जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए पार्टियां भी बहुत सारा जोर लगाती हैं। यानी कि फंड हो या स्टार प्रचारक हो या अन्य व्यवस्थाओं, उनमें भी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है। निकाय चुनाव में थोड़ा सा स्थिति अलग है। कोटद्वार निकाय में उम्मीदवार चाहे कितने भी आ जाएं, कितने भी लोग दावा पेश कर लें, जैसा हम आपको बताएंगे भी कौन कौन दावेदार हैं, कौन कौन लोग दावा पेश कर रहे हैं, तो इसमें बहुत खर्चा है, बड़ा खर्चीला चुनाव है। और कोटद्वार में तो जिस तरह चुनाव होते हैं, जिस तरह की व्यवस्थाओं की मांग लोग करने लगते हैं चुनाव के समय में, और चूँकि जितने भी यहाँ पे नेता हैं जो मेयर बनना चाहते हैं तो वो पार्टी के सिंबल पर ही डिपेंड है ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा ग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है कि जिसका इतना जनाधार हो कि जो अपने दम पे चुनाव लड़ ले या चुनाव जीतने की कुव्वत रखता हो। इसलिए जो सारा जोर लगेगा वो व्यवस्थाओं में लगेगा। कैसे मिलता है टिकट, कैसे मिलेगा टिकट, इस पर बात करेंगे। और किस प्रत्याशी को क्यों ज़्यादा संभावना है उसको लेकर हम जरूर बात करेंगे। राजनीतिक पार्टियां चाहे कितनी भी विचारधारा की बात कर लें, अपने आम जो वोटर है या अपने सपोर्टर है उनको चाहे वो कितना भी आदर्शवादी ज्ञान देती रहे, लेकिन निकाय चुनाव में कोटद्वार की जो स्थिति है तो यहाँ पर संसाधन भी जरूरी है, समीकरण भी जरूरी है और सेटिंग भी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं समीकरण की। दरअसल चुनाव हमारे देश में आज की तारीख में भी एक जातीय समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है। आपने अक्सर उत्तर प्रदेश के चुनाव में या आजकल आप सुन रहे होंगे कि राजस्थान में राजपूत, जाटव, बहुत तरह की बातें सुनते रहते हैं। तो एक टिकट वितरण के समय इस जातीय संतुलन को साधा जाता है और निश्चित तौर पर उसके बिना टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता। थोड़ा इसको हम विस्तार से समझाएंगे और तभी आपको मालूम चलेगा कि वाकई जो समीकरण है वो किसके हिस्से में फिट बैठता है। चलिए पहले बीजेपी से शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जैसा हम आपको कह रहे थे कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के शामिल होने के बाद जो संभावित दावेदार हैं वो 4 हैं।
पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत और कोटद्वार में विभिन्न संगठनों में कार्य कर चुके राजगौरव नोडियाल, जो इस विधानसभा में संयोजक भी रहे लोकसभा चुनाव के दौरान, और इसके अलावा है सुमन कोटनाला, जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर शैलेंद्र रावत की बात करें तो निश्चित तौर पर उनकी प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि 2027 के चुनाव में उनको विधायक का टिकट मिले, विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिले, वो चाहे कोटद्वार से मिले, पर प्राथमिकता कोटद्वार ही होगी, या फिर कहीं और से मिले जहां वो पूर्व में चुनाव लड़े। तो शैलेंद्र रावत एक मजबूत नेता है, मतलब उनका अपना स्वयं का एक इतना बड़ा ग्रुप है, उनका जनाधार है, वो चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन अभी ऐसी खबरें आ रही है कि शैलेंद्र रावत जो है वो 2027 के विधायक के चुनाव को अपनी प्राथमिकता मान के चल रहे हैं, और अगर पार्टी ही उनको ऐन वक्त पे कहती है कि आप लड़ो तो ही वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें आ रही है। हमारा अपना ओपिनियन है, हमारी बात किसी से हुई नहीं है। अब दूसरे नंबर पर है जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत। अब वीरेंद्र रावत के पक्ष में क्या है समीकरण, क्यों उनका दावा थोड़ा मजबूत है, उसको हम बीजेपी का जो पुराना इतिहास है उसी के हिसाब से आपको बताएंगे। आमतौर पर लोगों की एक भावनाएं होती हैं अपने अपने मतलब प्रत्याशी के प्रति। अब जैसे राजगौरव नोडियाल है, उनके जो समर्थक हैं वो यही चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। सुमन कोटनाला की भी बहुत सारी टीम है, समर्थक हैं जो अक्सर सोशल मीडिया में आके कहते हैं कि सुमन कोटनाला बेस्ट है। लेकिन समीकरण संसाधन दोनों के हिसाब से इस समय वीरेंद्र रावत थोड़ा सा क्यों उनको एडवांटेज है, उनको ही टिकट मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनको एडवांटेज क्यों है आपको बताते हैं। क्योंकि समीकरणों पर ही टिकट दिया जाता है और संसाधन भी होने चाहिए। क्योंकि चुनाव लड़ने में आप ये मान लीजिए, ऐसा अनुमान है लोगों का कि इस कोटद्वार विधानसभा में मतलब 60-70 लाख से ऊपर का ही जाएगा चुनाव, क्योंकि खर्चा बहुत है, बहुत घनी आबादी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं चुनाव के दौरान होती हैं जो बिहाइंड द कैमरा सब एक्सेप्ट करते हैं, सामने कोई नहीं भी कहता। तो वीरेंद्र रावत को इस समय थोड़ा एडवांटेज यही है कि 2002 से अगर आप 2024 अब तक जो चुनाव हुए, मतलब 2022 तक के चुनाव को देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा। और जो राजनीति के जानकार हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं हमसे कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो समीकरण उनके पक्ष में है, कुछ जातिगत समीकरण उनके पक्ष में, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे पदों में इस समय खास तरह के लोग हैं, तो यहाँ पर उनको थोड़ा एडवांटेज है। प्रोफाइल उनका ठीक है, मतलब वो यमकेश्वर के प्रभारी रहे, इस समय 3 जिलों के मतलब वो प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं यमकेश्वर, लैंसडाउन, कोटद्वार, और ऐसा माना जाता है कि देहरादून में तक उनकी एक अच्छी पकड़ है। संसाधनों को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति ठीक है। अब दूसरे जो उम्मीदवार है राजगौरव नोडियाल, जो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम देखते रहे, बहुत सारे पदों पर भी रहे हैं वो, और ऐसा माना जाता है कि कोटद्वार में विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण के साथ उनका बहुत अच्छा मतलब संबंध है और उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो अगर विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण की चलेगी तो फिर राजगौरव नोडियाल की दावेदारी भी मजबूत है। थोड़ा सा जो समीकरण है, थोड़ा सा जो संसाधन है, उसमें जरूर वो 19 है, लेकिन उनका दावा कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। अब बारी आती है सुमन कोटनाला की। सुमन कोटनाला की स्थिति देखें तो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, मतलब काफ़ी लंबे समय से वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए, और अब तो उनकी वाइफ भी काफ़ी एक्टिव रही पिछले 1 साल के दौरान। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का जो संगठन है उसके हिसाब से वो वीरेंद्र रावत और राजगौरव नोडियाल के मुकाबले थोड़ा सा कम आगे जाते हैं। मतलब वो संगठन की पहली पसंद शायद नहीं है, लेकिन उनका जनाधार है, बहुत लोकप्रिय है, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, तो स्वाभाविक तौर पर वो भी दावेदार है। लेकिन समीकरण उनके पक्ष में इतना नहीं है। संसाधन तो मुझे लग रहा है उनके पास भी होगा ही चुनाव लड़ने के लिए, जब इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि एक जातीय समीकरण भी होता है, एक संसाधन का समीकरण भी होता है, एक देहरादून में जो सेटिंग है उसका भी समीकरण होता है, स्थानीय विधायक का भी इसमें एक समीकरण होता है। तो कुल मिला के इन सारे समीकरणों में फिलहाल थोड़ा सा आगे नजर आ रहे वीरेंद्र रावत, लेकिन किसको टिकट मिलेगा कह नहीं सकते। 2017 का चुनाव जिन्होंने देखा होगा तो दावेदार कुछ और थे, टिकट मिला दिलीप रावत जो लैंसडाउन के विधायक है उनकी पत्नी को, और कोटद्वार में यही स्थिति है। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि पार्टियां चाहे कितना भी आपको ज्ञान देती हों आदर्शवाद का और विचारधारा का, लेकिन ये जो टिकट का मामला है ये इतना आसान नहीं है, और जो नए लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत खर्चीला चुनाव ये होता है। और पार्टी भी नहीं चाहती कि कोटद्वार जैसी महत्वपूर्ण सीट में वो किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दे जिनके पास संसाधन भी ना हो और जिनका ग्राउंड में कुछ आधार भी ना हो और समीकरण भी ना हो। इसलिए इन 4 में से जो 3 कैंडिडेट हैं, राजगौरव नोडियाल, सुमन कोटनाला, वीरेंद्र रावत, इन 3 में से किसी को टिकट मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है। दौड़ में थोड़ा सा वीरेंद्र रावत आगे चल रहे हैं, और समीकरण, संसाधन और सेटिंग के मामले में उनको थोड़ा सा एडवांटेज है। अब बात करते हैं कांग्रेस की।
कांग्रेस पार्टी में जो इस समय लिस्ट आई है, तो लिस्ट तो कई लोग हैं, मतलब परवेश रावत ने भी दावेदारी की है कि वो भी मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिलाध्यक्ष जो हैं विजय रावत, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी मेयर बनना चाहते हैं। नदीम अहमद का भी नाम है इसमें, और संजय मित्तल जो महानगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं काफ़ी लंबे समय से और पार्षद भी रहे हैं, उनकी वाइफ पार्षद है, तो उनकी भी स्वाभाविक दावेदारी है। इसके अलावा रंजना रावत, गीता नेगी, फिलहाल ये नाम है। नाम तो बहुत सारे भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसमें मामला क्या है, इसमें भी बहुत बड़ा पेंच है। जिस तरह बीजेपी में एक बहुत बड़ा पेंच है, तो इस कांग्रेस पार्टी में भी जो प्रत्याशी उनको लेकर बड़ा पेंच है। वैसे तो पहली महापौर रही हेमलता नेगी, उनका नाम हमने लिया नहीं, हम नहीं जानते कि जो पूर्व मंत्री हैं उनकी वाइफ इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें मान के चल रहे कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, तो भी वो स्वाभाविक दावेदार रहेंगे। मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री तो शैलेंद्र रावत की भी हो सकती है, हेमलता नेगी की भी हो सकती है, लेकिन जो इस समय बातें चल रही है जिनको लेकर ज़्यादा फोकस है उनके बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बता दिया इस समय जिन लोगों ने मेयर के लिए आवेदन किया है। परवेश रावत जो पेशे से वकील है, युवा नेता है, अक्सर मुखर रहते हैं वो एक वक्ता के तौर पे। नदीम अहमद शायद पार्षद हैं, और इसके अलावा जैसे हम कहते हैं संजय मित्तल की भी दावेदारी है, और भी कई लोग दावेदारी करेंगे। लेकिन बात वही है, फिर समीकरण संसाधन सबसे बड़ा मसला है। योग्यता बहुत ज़्यादा मसला इसमें नहीं है, क्योंकि विधानसभा में खर्चा बहुत है चुनाव का। तो अब रंजना रावत और गीता नेगी ही मतलब मेन उसमें रहे स्ट्रीम में। अब संजय मित्तल बहुत पुराने कांग्रेसी है, बहुत लंबे समय से वो नगर अध्यक्ष है, उनकी वाइफ पार्षद भी रही है, और हर लगभग अभियान में वो सबसे आगे नज़र आते हैं। लेकिन चूंकि अब ये कोटद्वार नगर निगम जो है, इसमें मुझे लग रहा है 80% तो वोटर जो है वो पहाड़ी मूल का है, तो थोड़ा सा ये उनके सामने एक समस्या हो सकती है। बाकी संसाधन के हिसाब से मुझे लगता है वो एक व्यवसायी है, तो उनकी कोई मतलब उनमें कोई कमी नहीं है। अब गीता नेगी रंजना रावत की बात है, तो चलिए फिर थोड़ा सा इशारों में हम आपको समझा देते हैं। अभी तक हमें जो सूचना मिली है कि इन सारे जो प्रत्याशी है उनकी जो लिस्ट है, पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के माध्यम से या जिलाध्यक्ष होंगे जो विनोद डबराल, इनके माध्यम से इस पर विचार किया जाएगा। हो सकता है हाईकमान के भी सहमति ले। तो ऐसा माना जाता है कि कोटद्वार में फिलहाल कांग्रेस के सर्वे सर्वा सुरेंद्र सिंह नेगी ही हैं, और रंजना रावत और गीता नेगी में से हो सकता है वो गीता नेगी को तरजीह दें, हालांकि वही ऑल इन ऑल है, ऐसा नहीं है। तो अब रंजना रावत जो 2017 में मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी, उसके बाद जब टिकट हेमलता नेगी ने ले लिया, मतलब उनको मिला, या ऐसा कहते हैं सुरेंद्र सिंह नेगी की प्रीतम सिंह का दबाव था कि उनकी पत्नी ही टिकट लेंगी, वही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट में जो पार्टी है बीजेपी काफ़ी मजबूत है, और वो सत्ता में भी थी उस समय, मतलब वो लगातार सत्ता में भी है। तो वो जो मसला है 2017 का, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा दावेदारी अगर कोटद्वार में उनकी राय ली जाएगी सुरेंद्र सिंह नेगी जी की, तो ऐसा मान रहे लोग कि थोड़ा सा उनकी कमज़ोर है, और बस यही मसला है जैसा हम कह रहे थे। बाकी संसाधन के हिसाब से तो मुझे लग रहा है जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि कितना संसाधन खर्च होगा। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि गीता नेगी और वीरेंद्र रावत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। आखिरी समय में क्या होगा इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। और वैसे भी मेयर का जो चुनाव है यहाँ पर तो पहले से ही सरकार है, और मेयर का जो चुनाव है पूरी तरह से समीकरण संसाधन पे ही है। पार्टियां चाहे कितनी बड़ी विचारधारा की बात कर लें, कितनी ही ज्ञान की बात कर लें, और बहुत तरह की बातें कर लें, लेकिन सही बात यह है कि संसाधन और समीकरण के बिना मेयर का टिकट मिलना संभव नहीं है। आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल गणित ऐसा नज़र आ रहा है। क्या बदलाव होगा, बदलाव होने की भी संभावनाएं राजनीति में हमेशा रहती हैं। और बीजेपी के बारे में तो कहते हैं कि उनके यहाँ प्रत्याशी को ही पता नहीं होता कि किसको टिकट मिलेगा। आज की तारीख में जो समीकरण और संसाधन की बात है, तो यहाँ पे वीरेंद्र रावत के पक्ष में थोड़ा सा एडवांटेज है। सुमन कोटनाला भी वन मंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। राजगौरव नौडियाल भी इतने लंबे समय से तैयारी में हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तरह से कोई सेटिंग नहीं की होगी, वो उनका चल रहा होगा। हमारा एक अपना ओपिनियन है जो हमने आपके सामने रख दिया। तो समीकरण और संसाधन यानी पैसा रुपया छन से टकटका वाली बात है, बिना पैसे के चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए बहुत सारे दावेदार स्वतः ही पीछे हो जाएंगे। बहुत महंगा चुनाव है, 1,19,000 वोटर है, पूरी विधानसभा है, मतलब विधायक के लिए जितना खर्चा होगा लगभग उससे ज़्यादा ही खर्चा होगा, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं इस तरह के चुनाव में। आगे हम कुछ पार्षदों की भी बात करेंगे। तो आज के लिए यही है खबर। राजनीति ऐसे ही चल रही है, जनाधार या अपने दम पे चुनाव लड़ने वाले नेताओं की बहुत कमी है, और जो आम लोग अगर योग्य भी है चुनाव लड़ना भी चाहेंगे तो फिर इतना संसाधन खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और बिना पार्टी सिंबल के चुनाव लड़ना आसान नहीं है, कम से कम कोटद्वार निकाय चुनाव में। आज के लिए इतना ही। कल कुछ और अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल चुनाव तय है कि 11 जून से पहले हर हाल में हो जाएंगे।
और चुनाव की खबरें आप ज़्यादा देखते हैं। चलिए फिर देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।